सुप्रभात, वंदे मातरम। मैं आनंद सर अपने YouTube चैनल मेक अकाउंट ईजी विथ आनंद सर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हम लोग पार्ट 3 रोज नामचा सीख रहे हैं, जिसमें हमने उदाहरण नंबर 1 या 2 एक्स्ट्रा क्वेश्चन और प्रश्न नंबर हमने 5 को सीख लिया है। मैंने आपको कहा था कि स्वाध्याय में जो भी प्रश्न है या हम जो भी प्रश्न सीखने वाले हैं वो कुछ पारिभाषिक शब्द, सैद्धांतिक परिभाषिक शब्द जो फिक्स होते हैं कि ये उधार होगा, ये जमा होगा, रोज़ 2 या 3 शब्दों को लेकर सीखेंगे और उसको आपने अच्छी तरह से समझ लिया तो आप रोज नामचा आसानी से सीख लेंगे। तो आज हम सीखने वाले हैं पेज नंबर 86 क्वेश्चन नंबर 6 जो है पूंजी और आहरण का व्यवहार। आप देख सकते हैं पूंजी और आहरण का व्यवहार। तो मैं खाते के उधार जमा के नियम के अनुसार अगर बात करूं तो पूंजी और आहरण के व्यवहार में आहरण जो होगा वो हमेशा उधार होगा और पूंजी जो होगा वो हमेशा जमा होगा, क्योंकि पूंजी में मालिक देने वाला होता है और आहरण में मालिक लेने वाला होता है। इसलिए आहरण हमेशा उधार होगा और पूंजी हमेशा जमा होगा। लेकिन दोस्तों, प्रश्न में डायरेक्ट पूंजी और आहरण शब्द का नाम होगा ही नहीं, ना आहरण लिखा होगा ना पूंजी लिखा होगा। तो फिर हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा पूंजी है और कौन सा आहरण है? क्योंकि इसमें कभी भी स्पष्ट नहीं लिखा होगा कि महेश भाई ने 2000 का आहरण किया या 50,000 पूंजी लाया, ऐसा नहीं लिखा होगा। और शायद ही लिखा भी होगा तो 1 या 2 व्यवहार में शायद कभी लिखा हो तो लिखा हो, बाकी नहीं लिखा होगा। तो हम कैसे पहचानेंगे कौन पूंजी है और कौन आहरण है? तो उसके लिए मैंने एक पहचान बताया है कि जब भी आपके व्यवहार में, आपके प्रश्न में लिखा हो धंधा में लाए या धंधा शुरू किया, धंधा में लाए, धंधा शुरू किया या ये लाकर धंधा शुरू किया, तो वो क्या कहलाएगा? पूंजी कहलाएगा। और जो भी हमने संपत्ति या रोकड़ जो भी हम लेकर आए हैं वो सब उधार होगा और पूंजी जमा होगा। तो हम कैसे पहचानेंगे पूंजी होगा दोस्तों? जब लिखा होगा धंधा में लाए या धंधा शुरू किया, ये वर्ड लिखा होगा तो हम समझ जाएंगे पूंजी होगा। और पूंजी क्या होता है? हमेशा जमा होता है। तो पूंजी हमेशा जमा होगा और जो भी मालिक लेकर आएगा वो उधार होगा, चाहे वो रोकड़ लेकर आए, फर्नीचर लेकर आए, माल स्टॉक लेकर आए, देनदार लेकर आए, जो भी मालिक लेकर आएगा वो उधार और पूंजी जमा। और पहचानेंगे कैसे? लाए लिखा होगा या धंधा शुरू किया लिखा होगा तो हम पहचान जाएंगे कि पूंजी है। अब ये कैसे पहचानेंगे कि आहरण है? तो जब धंधा में से ले गए, धंधा में से अपने निजी उपयोग के लिए ले गए या धंधा में से ले गए, ऐसे शब्दों का उपयोग होगा। या कोई निजी खर्च, अब निजी खर्च में बहुत सारे खर्च आते हैं, वहाँ पे लिखना संभव नहीं है, इसलिए मैं सिर्फ निजी खर्च लिख दिया। निजी खर्च का मतलब अपना, अपने पत्नी का, अपने पुत्र पुत्री का, यानी मतलब अपने परिवार से जुड़ा हुआ कोई भी वो खर्च करता है, यानी पुत्र के फीस का चुकाता है, पुत्री के प्रवास फीस का चुकाता है, पत्नी के लिए कोई खर्च करता है, अपने माता पिता के लिए कोई खर्च करता है, यानी अपने घर के परिवार के लोगों के लिए कोई भी खर्च करता है या अपने लिए कोई खर्च करता है तो वो उसका क्या सा खर्च कहलाएगा? निजी खर्च कहलाएगा। और वो क्या कहलाएगा? आहरण। उसके अलावा कोई जो महत्वपूर्ण खर्च है जो बार बार आते हैं उनका मैंने नाम लिख दिया है जीवन बीमा प्रीमियम। कल लास्ट सवाल में भी मैंने आपको बताया था जीवन बीमा प्रीमियम। खाली बीमा प्रीमियम लिखा होगा तो धंधे का भी हो सकता है, दुकान का भी हो सकता है, लेकिन जीवन बीमा प्रीमियम लिखा है मतलब खुद के जीवन का, तो वो क्या कहलाएगा? आहरण कहलाएगा। उसके अलावा आयकर, इनकम टैक्स, खुद के आय पर लगने वाला कर, तो आयकर भी दूसरा कोई कर होगा, जैसे विज्ञापन कर, बिक्री कर या दूसरा कोई भी खर्च होगा तो वो खर्च के रूप में माना जाएगा, धंधे का खर्च माना जाएगा। लेकिन आयकर जो है, खुद के आय पे लगने वाला कर, इनकम टैक्स, वो क्या कहलाएगा? आहरण कहलाएगा दोस्तों। और आहरण हमेशा क्या होगा? उधार होगा। लेकिन आयकर में थोड़ा ध्यान रखिएगा, सिर्फ आयकर लिखा होगा तो वो आहरण कहलाएगा, खर्च, लेकिन आयकर रिफंड लिखा होगा तो वो पूंजी कहला जाएगा, क्योंकि आयकर का ठीक उल्टा होता है आयकर रिफंड। जैसे खरीदी का उल्टा होता है खरीद वापसी, बिक्री का उल्टा होता है बिक्री वापसी। खरीदी कैसे? उधार होता है, लेकिन खरीद वापसी जमा होता है। बिक्री जमा होता है लेकिन बिक्री वापसी उधार होता है। उसी तरह से आयकर या आहरण है, लेकिन आयकर रिफंड ये पूंजी है। रिफंड का मतलब हुआ कि हमने भूतकाल में ज़्यादा भर दिया था, उतना अब क्या हो जाएगा? माइनस, यानी उतना हमारे पास जमा हो जाएगा, हमें वापस मिल जाएगा, उसे कहते हैं आयकर रिफंड। तो वो पूंजी होगा, वो ध्यान रखिएगा। तो फिर से एक बार रिपीट कर दूं, धंधा में लाए, धंधा शुरू किया तो पूंजी, पूंजी हमेशा जमा, और जो भी चीज़ लेकर आए हैं वो उधार। धंधे में से ले गए या कोई निजी खर्च किया हो, जैसे कि बीमा प्रीमियम, जीवन बीमा प्रीमियम, आयकर के चुकाए या पुत्र के फीस के चुकाए, पुत्री के प्रवास फीस के चुकाए, पत्नी के लिए कुछ चुकाया, दादी माँ दादाजी के लिए कुछ किया हो, माता पिता के लिए कोई खर्च किया हो, तो वो निजी खर्च कहलाएगा, वो आहरण के रूप में उधार होगा और बदले में रोकड़ या बैंक जमा होगा। सिर्फ चुकाए लिखा होगा तो रोकड़ जमा होगा, चेक से चुकाए लिखा होगा तो बैंक जमा होगा।
धंधा में से माल ले गए होंगे निजी उपयोग के लिए, तो आहरण खाता, आहरण तो कहलाएगा ही वो, आहरण खाता उधार। और आहरण से गए माल के बदले हम लोग क्या लिखने वाले हैं, खरीद खाते का। किसी अन्य रीत से माल जाए, चाहे वो आहरण से गया जाए, चोरी से गया हो, किसी से भी गया हो, तो खरीद खाते का। तो इन सब शब्दों को अगर हम अच्छी तरह से ध्यान में रखेंगे तो ये शुरुआत का जो हमारा 5 मिनट का लेक्चर है उससे हम ये पूरा सवाल अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 2014 जनवरी 1 तारीख दिया हुआ है, इसलिए मैंने तारीख का भी कॉलम बनाया है। 2014 जनवरी 1 क्या लिखा हुआ है जनवरी 1 में, 10,000 का माल स्टॉक, 15,000 रोककर, 5,000 का फर्नीचर और 10,000 का देनदार लाकर धंधा शुरू किया। लास्ट में क्या लिखा है, शुरू किया। शुरू किया लिखा है मतलब क्या कहलाएगा, पूंजी। और पूंजी हमेशा क्या होगा, जमा होगा। और पूंजी जमा होगा तो जो भी चीज़ धंधे में लेकर आया है वो सब क्या होगा, उधार होगा। तो क्या क्या लेकर आया है, बारी बारी से सब उधार लिखेंगे। माल स्टॉक खाता उधार, क्योंकि जितने भी चीज़ें वो लेकर आया है वो सब धंधे में आता है, और धंधे में आए तो क्या होगा, उधार होगा। तो माल स्टॉक खाता उधार 10,000, और क्या लाया है, 15,000 रोकड़, तो रोकड़ खाता उधार 15,000, और क्या लाया है, फर्नीचर और देनदार, तो फर्नीचर खाता उधार, जितने भी चीज़ें लेकर आए सब उधार। फर्नीचर खाता उधार 5,000, देनदार खाते उधार, देनदार यानी ग्राहक 10,000, और सब मिलाकर धंधा शुरू किया है तो क्या कहलाएगा, पूंजी कहलाएगा। तो पूंजी खाते का सबको जोड़ देंगे तो 15 और 10 25, 5 30 और 10 40,000 कुल मिलाकर पूंजी कहलाएगा। और विवरण में क्या लिखेंगे, तो माल स्टॉक, रोककर, फर्नीचर, देनदार लाकर धंधा शुरू किया। आप लिख दीजिएगा विवरण, क्योंकि मैं विवरण लिखते जाऊंगा तो शायद वहां तक सवाल पूरा नहीं होगा, क्योंकि 7-8 व्यवहार है तो उतने में नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं विवरण के लिए फिलहाल एक लाइन छोड़ दे रहा हूँ, लेकिन आगे से मैं एक लाइन भी नहीं छोड़ूंगा। तो आप ध्यान रखिएगा कि आप विवरण हमेशा लिखिएगा। विवरण में पूरा सवाल ही देखकर लिखना होता है, बस रकम हटा दीजिएगा जिससे कि थोड़ा छोटा रहे। तो रोककर, माल स्टॉक, देनदार और फर्नीचर लाकर धंधा शुरू किया। अगला तारीख 12, तो जनवरी महीना ही है तो ऐसे कर देंगे। 12 तारीख, निजी मोटर कार 80,000 में बेचकर 50,000 रोककर धंधा में लाए। अब मोटर कार कितने का है, कितने में बेचा है, उससे कोई मतलब नहीं है। धंधा में कितना लाए उससे मतलब है, और धंधा में क्या लाए। धंधा में 80,000 का मोटर कार था, उसको हमने 50,000 में बेचा, और धंधा में बेचकर कितना लेकर आए, धंधा में 50,000 लेकर आए। धंधा में लेकर आए लिखा हुआ है, देखिए धंधा में लाए तो क्या कहलाएगा, पूंजी कहलाएगा। पूंजी हमेशा जमा होगा। और क्या लेकर आए, तो मोटर कार नहीं, मोटर कार लेकर नहीं आए हैं, मोटर कार को बेचकर रोककर लेकर आए। देख सकते हैं आप, निजी मोटर कार 80,000 में बेचकर 50,000 रोककर धंधा में लाए। बेचा तो 80,000 में है, अब वो था कितने का वो भी नहीं दिया हुआ है, तो कोई बात नहीं, दिया भी होता तो उससे हमें कोई मतलब नहीं होता। मोटर कार मान लीजिए लिखा होता कि मोटर कार 1 लाख रुपए का मोटर कार 80,000 में बेचकर 50,000 रोककर धंधा में लाए, तो कितने का मोटर कार था, कितने में बेचा है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। धंधा में कितना लेकर आए, धंधा में 50,000 रोककर लेकर आए, तो बस उससे ही मतलब है। रोककर लेकर आए हैं, और लाए लिखा हुआ है मतलब पूंजी कहलाएगा। पूंजी जमा होगा, और क्या लाए हैं, तो रोककर लाए हैं, तो रोककर क्या होगा, उधार होगा। तो रोकड़ खाते उधार और पूंजी खाते का कितना लेकर आए हैं, तो 50,000। विवरण क्या लिखेंगे, मोटर कार बेचकर रोककर लेकर आए, मोटर कार बेचकर रोककर लेकर आए, या पूरा लिख दीजिएगा देखकर। 80,000 का मोटर कार 80,000 में मोटर कार बेचकर 50,000 रोककर धंधा में लाए, ऐसा भी लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको कन्फ्यूजन हो तो पूरा ही लिख देना। उसके बाद 13 तारीख, विवरण में नहीं लिख रहा हूँ, विवरण लिखिएगा आप। घर खर्च के लिए 1,000 बैंक में से निकाले, तो पहले तो घर खर्च लिखा है मतलब वो क्या कहलाएगा, आहरण कहलाएगा। तो आपको पता ही है कि आहरण क्या होगा, उधार। मान लीजिए आपको रोजनामचा नहीं आता, लेकिन सिर्फ आपको इतना पता चल गया कि भाई घर खर्च लिखा है, और घर खर्च लिखा है तो क्या कहलाएगा, आहरण। और सर ने कहा है कि आहरण उधार होगा, तो आहरण के अलावा और कौन सा नाम दिखाई दे रहा है उसमें, बैंक। तो बैंक क्या होगा, जमा होगा। घर खर्च को घर खर्च नहीं बोलना है, क्या बोलना है, आहरण। आहरण खाते उधार, और बैंक देने वाली है बैंक खाते का कितना, तो 1,000 1,000। तारीख 15, एकाकी पीढ़ी के मालिक का आयकर रिफंड
500 धंधा के बैंक खाते में भरा। देखिए अगर आयकर बैंक से भरा ऐसा लिखा होता तो वो खर्च कहलाता, आहरण कहलाता, लेकिन आयकर रिफंड ऐसा हो तो अंडरलाइन कीजिएगा। आयकर रिफंड, आपके प्रश्न जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है उसमें भी आयकर रिफंड पे अंडरलाइन किया हुआ है, क्योंकि आप देखेंगे तो सर ने तो कहा था कि आयकर आहरण होता है, बिल्कुल सही, आयकर आहरण ही होता है, लेकिन उस समय भी मैंने कहा था कि आयकर रिफंड लिखा होगा तो पूंजी कहलाएगा, क्योंकि इस बार आपको भरना नहीं पड़ रहा है, आपको वापस मिल गया है जो आपने अपने धंधे के बैंक में भरा है। तो आयकर रिफंड क्या कहलाएगा? पूंजी कहलाएगा। और पूंजी हमेशा क्या होता है? जमा होता है। तो उसके अलावा क्या नाम दिया है? बैंक। बैंक क्या होगा? उधार होगा। बैंक में भरेंगे तो बैंक लेने वाला है, बैंक खाता उधार, और आयकर रिफंड नहीं लिखना है, उसके बदले क्या लिखना है आपको? पूंजी। पूंजी खाते का, आयकर रिफंड के बदले क्या लिखना है? पूंजी। बैंक खाता उधार, पूंजी खाते का। कितना कितना? तो 500 500। विवरण में क्या लिखेंगे? आयकर रिफंड का चेक बैंक में भरा। अब तारीख 20, अब यहाँ पे अगला वाला पेज है तो फिर से लिख दे रहा हूँ, 2014 जनवरी 20। धंधा में से निजी उपयोग के लिए 1000 का माल और 400 नगद ले गए। निजी उपयोग के लिए ले गए, और ले गए शब्द लिखा होगा तो क्या कहलाएगा? वो आहरण कहलाएगा। और आहरण हमेशा क्या होता है? उधार होता है। तो पहले तो हम क्या कर देंगे? आहरण खाते उधार। कितना? तो 1400। अब आपको लगेगा 1400 तो कहीं लिखा ही नहीं हुआ है, 1400 सर ने कैसे लिख दिया? तो दोनों को मिलाकर 1000 का माल ले गए हैं और 400 नगद ले गए हैं, तो कुल मिलाकर कितना हो गया? 1400। ले तो धंधे में से गया तो कितना? 1400। तो आहरण खाते उधार 1400। जो माल ले गए हैं उसे हम कहेंगे आहरण से गए माल खाते का। तो मैंने आपको बताया था किसी भी प्रकार से माल जाएगा तो उसके लिए क्या वर्ड यूज करना है नए नियम के अनुसार? खरीद खाते का। चाहे वो आहरण से गया हो, चोरी से गया हो, आग से गया हो, किसी अन्य रीत से, बिक्री के अलावा किसी अन्य रीत से माल अगर जाता है तो उसके लिए वर्ड लिखना है, नया वर्ड आया है खरीद खाते का। तो खरीद खाते का कितने का माल गया है? तो 1000। और बाकी और क्या गया है धंधे में से? नगद जाता है, नगद खाते का। दो चीज़ लेकर गए हैं ना, माल भी लेकर गए हैं और नगद भी लेकर गए हैं, दोनों का अलग अलग उल्लेख करना है। हाँ, यहाँ पे 1400 साथ में इसलिए लिख दिया कि दोनों निजी उपयोग के लिए ही ले गए हैं, और निजी उपयोग के लिए ले गए हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? आहरण ही कहेंगे, इसलिए आहरण डायरेक्ट 1400। लेकिन 1400 में दो हिस्सा, 1000 का माल ले गए थे और 400 नगद ले गए थे। विवरण क्या लिखेंगे? 1000 का माल और 400 नगद निजी उपयोग के लिए ले गए। उसके बाद तारीख 21, पुत्री के जैसे ही पुत्री लिखा है, आगे तो पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, पुत्री लिखा है मतलब तुरंत समझ जाना है कि आहरण। पुत्र, पुत्री, घर का कोई भी सदस्य का नाम लिखा मतलब आहरण। फिर भी आगे पढ़ते हैं, पुत्री के प्रवास फीस के 1500 धंधा में से चुकाए, तो क्या कहलाएगा? आहरण। और चुकाए मतलब रोककर जाता है तो रोककर जमा होगा। आहरण उधार होता है, आपको पता चल ही गया है। आहरण खाते उधार, रोकड़ खाते का। विवरण में लिख देंगे पुत्री के प्रवास फीस के चुकाए। कितना? तो 1500 1500। उसके बाद तारीख 28, गंगा फर्नीचर मार्ट में से 2000 का फर्नीचर घर के लिए खरीदा। सिर्फ फर्नीचर खरीदा ऐसा लिखा होता तो फर्नीचर खाता उधार, फर्नीचर आता है, फर्नीचर खाता उधार, गंगा फर्नीचर मार्ट देने वाला है, गंगा फर्नीचर मार्ट खाते जमा। तो अभी भी गंगा फर्नीचर मार्ट देने वाला है, गंगा फर्नीचर मार्ट खाते जमा तो अभी भी होगा, लेकिन घर के लिए खरीदा, वहाँ पे ऐसा हो तो अंडरलाइन कर देना। फर्नीचर कहाँ के लिए खरीदा? घर के लिए, धंधे के लिए नहीं खरीदा। तो घर के लिए खरीदा तो क्या कहलाएगा? वो आहरण कहलाएगा। तो क्या रोजनामचा बनेगा? आहरण खाता उधार। फर्नीचर खाते आप नहीं लिख सकते हैं, घर के लिए खरीदा तो उसको आहरण माना जाएगा। आहरण खाता उधार, और किससे खरीदा है? कौन सा नाम दिख रहा है आपको? गंगा फर्नीचर मार्ट, गंगा फर्नीचर मार्ट खाते का। कितना? तो 2000। हाँ, सिर्फ फर्नीचर खरीदा लिखा होता तो हम लिखते फर्नीचर खाता उधार, गंगा फर्नीचर मार्ट खाते का। दोस्तों इतना आसान चैप्टर नहीं है, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, तो हो सकता है कि आपको थोड़ा कम आए, तो आप बार बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा, और अभी तो शुरुआत है, धीरे धीरे आ जाएगा। लास्ट, जीवन बीमा प्रीमियम के 500 चेक से भरा। पहले तो सबसे पहली बात तो क्या लिखा हुआ है? जीवन बीमा प्रीमियम। जैसे ही जीवन बीमा प्रीमियम लिखा है आपको तुरंत समझ जाना है कि वो क्या कहलाएगा? आहरण कहलाएगा। और आहरण हमेशा क्या होता है? उधार होता है। अब जमा में क्या हो सकता है? तो जमा में रोककर हो सकता है, बैंक हो सकता है। तो हमने कैसे भरा है? चेक से भरा है, इसलिए क्या जमा होगा? बैंक जमा होगा, बैंक खाते का। आहरण खाते उधार, बैंक खाते का। कितना? तो 500 500। और फिर लास्ट में हमेशा की तरह आपको क्या करना है? कुल योग कर देना है।
जोड़ देते हैं 40,000, ये जोड़ना आसान है क्योंकि यहाँ बहुत सारा है तो ये डायरेक्ट 40,000 और 50,000 90,000, 91,000, 91,500 और 1,400, 91,500 और 92,900 और ये 500 जोड़ेंगे तो 93,400, 94,400 और 2,000 96,400 और 500 96,900। फिर भी एक बार आप चेक कर लीजिएगा, जो भी होगा वो दोनों तरफ लिखा जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब ऐसा ही एक उदाहरण है, उदाहरण नंबर 3, वो आपको पूरा करना है होमवर्क के रूप में। उदाहरण नंबर 3 कोशिश करूंगा कि आपके स्क्रीन पर आपको आ जाए। उदाहरण नंबर 3 पेज नंबर 56, वो आपको होमवर्क के रूप में पूरा करना है। इसी सवाल से जुड़ा हुआ है, पूंजी और आहरण के व्यवहार से ही जुड़ा हुआ है, तो वो आपको होमवर्क के रूप में पूरा करना है। थैंक यू सो मच।